मिस्टर सुनील रजक जी, जो एक बड़ा नाम है और जिनको आज हम सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और रूबरू चूंकि आपको बता दूं कि सर के मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तब मुझे लगता था कि सर से कम मुलाकात हो रही है और काफी समय बाद आज वो समय मिला है कि आपका नॉलेज हमें आंखों देखे हुए मिलेगा। तो एक बार जोरदार क्लिपिंग के साथ सम्मान करते हैं पुलिस धरती पर, उनका बहुत ढेर सारा वेलकम है, स्वागत है बुंदेलखंड की धरती पर। साथ ही मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं जागेश्वर सिंह लोधी, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर मेरा गांव सिवली जालौर से, और वर्तमान में जो मेरा निवास है वही सिविल वार्ड 7 दमोह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो जैसे कि आपने देखा अभी कि अगर मैं इधर आया, खड़े होने में कितनी प्रॉब्लम होती है, कहीं आने जाने में भी कितनी प्रॉब्लम होती है। चूंकि एक छोटा सा कोटेशन है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। बोलते अभी कुर्सी की बहुत मारामारी चल रही है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, जॉब का क्षेत्र हो। चपरासी के लिए भी लोग तैयारी कुछ और नहीं कर रहा, चपरासी की कुर्सी ढूंढ रहे। तो ऐसा कुछ है, तो मतलब कहने का है कि अपन को अपनी कुर्सी लेके चलना चाहिए, हमें किसी की मांग ही नहीं है, और अगर हम अपनी कुर्सी लेके चलते हैं तो हमें दूसरी कुर्सी की आवश्यकता नहीं है। तो कुर्सी का ऐसा किस्सा है, और जी मैडम ने जो कुर्सी दी है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो क्या होता है कि एक्चुअली में बैसाखी से चलते तो एक पांव पकड़ा होना पड़ता है, इतना वजन, एक हाथ से माइक पकड़ना और फिर उसको थोड़ा 5-10 मिनट तक लेना। आप भी नहीं 10 मिनट एक पांव पे खड़े रह सकते, इसलिए बैठकर 5 मिनट की चर्चा कर ली जाए। समय कम है, क्योंकि हम सुनने सर के लिए आए हैं, तो समय का भी हमें ध्यान रखना है। बस मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो वर्तमान दौर चल रहा है बेरोजगारी, आपके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि कल पता नहीं कौन कहां होगा। आज इस हाल में आए आप लोग, कैसे आए? कुछ लोग बुला के लाए गए होंगे, कुछ जबरदस्ती लाए गए होंगे, 150 रुपया की फीस भी लगी है ना। तो बड़ी किस्मत वाले हैं आप लोग कि इस हॉल में बैठा, पर हर एक व्यक्ति किस्मत वाला है जो पहली बार इवेंट अटेंड कर रहा है। बस हमें ध्यान देना ये है कि यहाँ क्या बताया जा रहा है और हम इधर से लेके क्या जा रहे हैं, और अगर हम इधर बैठे हैं तो हम यही हैं कि कहीं और हैं। थोड़ा हमें इस पर विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि MYF जो एक सिस्टम है, उसका अनुमान आप मुझे देखकर लगा सकते हैं कि जब मैं इस सिस्टम में काम कर सकता हूं तो आप लोगों की तो बात ही अलग है। यस सर। सिस्टम में मिस्टर श्री कृष्णा साहू सर जी के माध्यम से मेरी एंट्री हुई, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह ठाकुर सर जी के मार्गदर्शन में और ग्रेट अपलाइन के मार्गदर्शन में आज काफी अच्छा कर पा रहा हूं। क्योंकि आपको बता दूं, मैं एजुकेशन के बारे में मैंने BA किया, MA किया, PNO कोर्स अहमदाबाद गुजरात से किया, और भी छोटे मोटे कोर्स BCA, PG, DCA, ऐसा सब कुछ करने, और पूरी सबकी डिवीजन जो थी 80 के ऊपर, कोई सेकेंड नहीं, बहुत सारे एग्जाम दिए पर जॉब कहीं नहीं। दूसरी चीज आप ये बताओ, बोलते SC ST OBC सामान्य, फिर दिव्यांग कोटा, अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित। तो गवर्नमेंट एक इतने पढ़े लिखे इंसान को भी जॉब नहीं दे पा रही, तो इसका मतलब क्या है? वैकेंसी नहीं खुल रही। आप लोगों का क्या होगा सोचो, जब नौकरी हमें नहीं है तो आपका क्या होगा? मैं तो कोटा आरक्षण वाला हूं,
तो ऐसा कुछ हुआ, बहुत सारा है, लंबी बात चली जाएगी, पर नौकरी नहीं मिली। बहुत सारे इंटरव्यू दिए, कुछ टाइम में प्राइवेट जॉब करते थे, लोगों के ताने सुनते थे, सुबह 10 बजे आओ, 10 मिनट लेट हो गए तो क्या हुआ, कैसे आए, बड़ी समस्या थी। उसके बाद जब प्लेटफॉर्म मिला तब मेरी जीने की एक उम्मीद जागी, अपने सपने पूरे करने की एक जरिया मिला, अपना नाम बनाने का एक जरिया मिला। और सर मैं आपको बता दूं, आज की डेट में मैंने सब काम बंद कर दिए, सिर्फ एम वाले। दूसरी चीज, जो व्यक्ति 1 फुट का एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, मंच जहां बैठ जाओ उधर मंच बन जाता, जहां खड़े हो जाओ उधर मंच बन जाता। तो इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे अचीवमेंट जो मुझे मिलते थे तो मैं इग्नोर कर देता था। अरे यार सर कैसे जा पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, बड़ी समस्या होती है, रेलवे स्टेशन होता, बस स्टॉप होता, ऑटो होता, और आना जाना होटल में, सब चीजें, तो बड़ी समस्या थी, तो मैं इग्नोर कर देता था। पर सर लोगों ने एक बार जज्बा दिया, अरे शायद इतनी बड़ी टीम क्यों बनाई, इतनी बड़ी टीम क्यों बनाई, सब लोग अपने हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने डिसीजन लिया। तो फर्स्ट बार मैं कहाँ गया, सतपुड़ा के घने जंगलों में, पचमढ़ी। और क्योंकि पचमढ़ी, जो पचमढ़ी है वो आप समझ रहे होंगे कि हाँ हिल स्टेशन है, पूरा पहाड़ जंगल, उधर तो अच्छे लोग नहीं चल पाते, तो मैंने कैसे एंजॉय किया होगा। तो सर टीम के माध्यम से मुझे एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि मैं पचमढ़ी में हूं, मुझे कोई परेशानी हो रही है। व्हील चेयर को पता नहीं कौन उसको खींच रहा है, कौन उठा रहा है, वो पता नहीं, सब सरल हो गया। तब मुझे लगा कि यार वास्तव में ग्रेट सिस्टम है, एक ऐसे व्यक्ति को भी पचमढ़ी जैसे जंगल में घुमा दिया। इसके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए सिस्टम के लिए। मौका मिला मुझे गोवा जाने का, वो तो नहीं मैंने छोड़ा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि आप जितने भी टूर निकलेंगे तो सब में घूमने की बारी है। गोवा भी बढ़िया है, बहुत सारा एंजॉय किए और वापस भी आ गए। और अगली बार अब तैयारी है मनाली की। मैं आपको बता दूं कि इतना बेस्ट सिस्टम, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था, मिला जिसने लाइफ को बदल दिया। और बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर रहा हूं, 600-700 लोगों की टीम है, बढ़िया तरीके से मिलजुल कर अलग अलग क्षेत्रों में पूरे दमोह जिले की अलग अलग तहसीलों में काम चल रहा है। क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ये सब चीजें संभव हो सकी हैं और आगे भी इसको अपन बरकरार रखेंगे। साथ ही मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि चूंकि अभी भी हम सिर्फ सीखने के लिए ही हैं, और आज जो हमारे सर जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, उनके माध्यम से आज मैं भी सीखूंगा, आप लोगों को भी सीखना है। और उसको हम कैसे सीखते हैं जी आप ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में एक राजा था, वो बहुत नास्तिक था, खुद को भगवान मानता था, और उधर की जो जनता थी तो उधर किसी भी प्रकार की किसी को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी। तो पड़ोसी राज्यों में जो चलता था तो वो उस राज्य के बारे में देखते थे क्या कैसा राजा है। उस राज्य में धीरे धीरे क्या हुआ, अकाल पड़ गया, लोग भूख बीमारी से तड़प कर मरने लगे। तब पता चला कि हम ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए ऐसी कंडीशन हो रही है। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि राजा को भी दूसरे राज्य की सीमाओं पर जाना पड़ा। तो उनको पता चलाया कि यहाँ कोई साधु संत आए हैं और कोई भागवत कथा का आयोजन किया गया है, और उधर उस राज्य में बहुत ज्यादा खुशहाली है,
खूब धन धान है, सब लोग कुछ संपन्न हैं, खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं। चूंकि उसका कारण यही है कि वहां कोई प्रतापी सन्यासी बाबा जी आए हैं। तो राजा ने डिसीजन लिया कि एक बार मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि इधर की जनता तो मुझे भगवान मान नहीं रही, तो उधर जाके देखें। तो राजा जी गए उधर, तो अपने ताव में गए, घोड़ी बकी लेके गए पूरा, और जाके उस कथा में बैठ गए। तो जब बैठे उन्होंने देखा कि जो प्रवचन चल रहे थे उसमें बोला गया कि आइए बैठिए, और वो जाके उधर सो गए। जब कथा समाप्त हो गई तो लास्ट में उन्होंने सुना उठिए और जाइए। सिर्फ दो ही चीजें उनको याद रही, आइए बैठिए, उठिए और जाइए। फिर उसके बाद में वो घर वापस जब अपने राजमहल आए तो उन्होंने सोचा यार साला कुछ तो समझ में नहीं आया तो इतना ही आया, आइए बैठिए, उठिए और जाइए, और तो कुछ समझ ही नहीं पाए। ऐसे न कैसे कुछ मतलब कैसे प्रवचन होते थे। फिर उसके बाद में वो रात भर उसको सोचते रहे, और रात में उनके दिमाग में सिर्फ एक भी चीज चलती रही, आइए बैठिए, उठिए और जाइए। रात में क्या हुआ कि जो उनका जो दरबार था, राज दरबार था, उसमें जो उनका खजाना था वही बस बचा था, उसमें भी डाका डल गया रात ही में। अब एक रात में उसी में सोच रहे थे, उसी रात में वहां चोरी का डकैत आए और डाका डाल दिया। तो जब डकैत उस कोई खजाने को खोल रहे थे तब राजा अपने नींद में बोल रहे थे आइए बैठिए, और फिर धीरे से बोल रहे थे उठिए और जाइए। डाकुओं ने देखा यार राजा ने तो देख लिया यार, सम्मान से कहा है कि आइए बैठिए और उठिए और जाइए, सुबह तो बहुत लंबा होने वाला है, सूली पर चढ़ा देंगे। जबकि ऐसा कुछ प्रत्यक्ष में था ही नहीं, सिर्फ डाकुओं को पता है कि राजा ने देख लिया है और ऐसा ऐसा बोला है। चोरी हो गई, सब कुछ हुआ। कल जब सुबह राज दरबार लगा तो डकैत पहले अपना पूरा सामान रख के खड़े कि भैया राजा ने ऐसा ऐसा बोला है, तो हम लोग लेके आ रहे हैं, बस हमें फांसी की सजा ना दी जाए, सूली पर न चढ़ाया जाए। तब इस चीज का राजा को एहसास हुआ कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं, पर ये दो शब्द तो हमने कहाँ सीखे थे, कहाँ सुने थे, उस दूसरे राज्य की सीमा में जहां प्रवचन चल रहे थे, आइए बैठिए और उठिए और जाइए। तो मेरा इस कहानी से कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो शब्द, सिर्फ दो, उस राजा ने खजाने को बचा सकते हैं, तो दो शब्द हमारी लाइफ को भी बदल सकते हैं। इसलिए जो हमें हमारे शायद जो बताने वाले हैं, जो हम सुनने वाले हैं, अगर हम दो शब्द भी उनके अमल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी लाइफ में चेंजेस हो जाएगा। बाकी अब समय को देखते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आप लोगों से बस मेरा यही कहना है कि रह रहे राहें मोहब्बत, रहना जाना राह में, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जय माता।